जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी है राहुल की, जो प्यार में इतना डूबा कि सब कुछ खो दिया, पर बाबा श्याम ने उसे गिरने नहीं दिया। कैसे उसने अपनी हार को जीत में बदला और अपने सपनों को सच किया, ये कहानी आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे चमत्कार हों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल की इस दिल छू लेने वाली जिंदगी की एक सच्ची कहानी। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में मिट्टी की खुशबू से लिपटे खेतों और कच्ची गलियों के बीच राहुल का घर था। एक साधारण सा घर जिसकी दीवारें मिट्टी और चुनाई से बनी थीं। बरसात में अक्सर सीलन पकड़ लेती, गर्मी में दरारें आ जाती, लेकिन उस घर में एक चीज हमेशा स्थायी थी, प्यार और अपनापन। सुबह की पहली किरण जब खिड़कियों से झांक कर भीतर आती, तब राहुल की मां पूजा कर रही होती। उनके होठों पर मुरलीधर का नाम, हाथों में फूल और आंखों में अपने बेटे के लिए सपनों की चमक। राहुल के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। कस्बे का डाकघर उन्हीं की जिम्मेदारी पर चलता था। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि आरामदायक जीवन जिया जा सके, लेकिन ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी थी। गांव में शहर जैसी चमक धमक नहीं थी। यहां बच्चों का पांव खेतों की मेड़ों पर दौड़ते हुए गंदगी में सना होता, पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां सुनी जाती और शाम को नल से पानी भरने की होड़ लगती। लेकिन राहुल की दुनिया अलग थी। जहां बाकी बच्चे पैसों के लिए छोटे मोटे काम करने को मजबूर थे, वहीं राहुल के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ पढ़ाई करे। उसकी मां हर दिन वही बात दोहराती, बेटा, हमें बड़े घर, बड़ी गाड़ी या नाम की लालच नहीं, बस इतना हो कि तू पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यही मेरी पूजा है। राहुल बचपन से ही थोड़ा संकोची था। गांव के बच्चे जब गिल्ली डंडा, कबड्डी या पिट्ठू खेलते तो वह किताब में डूबा रहता। पुराने पेड़ की छांव में बैठकर पन्ने पलटते उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आती। उसके मास्टर जी अक्सर कहते, यह लड़का दूर तक जाएगा, इसकी आंखों में वही लगन है जो शहर के बड़े डॉक्टरों और इंजीनियरों में होती है। लेकिन दोस्तों, हर लगन के पीछे एक भूख होती है, और राहुल की भूख थी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना। कई बार जब बिजली गांव में घंटों घंटों नहीं आती, तो मां मिट्टी का दिया जलाकर कहती, पढ़ बेटा, रोशनी तेरे अंदर है। राहुल ऐसे समय किताब के पन्नों से अक्षर खींच खींच कर अपने दिमाग में बसाता। उसके मन में एक ही बात चलती, मुझे बड़ा बनना है, ताकि माँ बाप को कोई दुख न मिले। राहुल के पिता का जीवन बेहद अनुशासित था। सुबह 5 बजे उठकर वो सबसे पहले मंदिर जाते, फिर डाकघर। उनकी गणनाएं और कागजात इतने सटीक होते कि गांव वाले उन्हें घड़ी की तरह सटीक आदमी कहते। लेकिन हर महीने तनख्वाह आने के बाद जो मुश्किल खड़ी होती, वो राहुल देखता था। किराने की दुकान पर बार बार उधार लेना पड़ता, स्कूल की फीस भरनी होती तो कहीं से कर्ज लेना पड़ता। माँ के लिए साड़ी सालों तक टलती रही, लेकिन फिर भी उसके माता पिता चेहरे पर मुस्कुराहट रखते और कहते, कोई परेशानी नहीं बेटा, तू मन लगाकर पढ़। राहुल ने स्कूल में हमेशा अव्वल आकर सबका नाम रोशन किया। गांव के लोग जब उसके रिजल्ट देखते तो कहते, देखो, यह लड़का हमारे गांव का सितारा बनेगा। पढ़ाई पूरी करते ही उसने शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके पिता ने घर गिरवी रखकर और मां ने अपने गहने बेचकर फीस भरी। मां ने उससे कहा, बेटा, यह मौका तुझे हमने खून पसीना बेचकर दिया है, अब तेरा फर्ज है कि इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। राहुल हर बार यही सोचता, मैं उनका सिर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगा। जब राहुल गांव से निकलकर शहर पहुंचा तो उसकी आंखें नए अनुभवों से भर गईं। गांव की कच्ची गलियां, मिट्टी की महक और मंदिर की घंटे से गूंजती सुबह अब पीछे छूट चुकी थीं। अब सामने खड़ा था एक विशाल कॉलेज कैंपस, ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़ों में सजे छात्र छात्राएं। गांव से आए एक साधारण लड़के के लिए यह जगह किसी दूसरे लोक जैसी थी। राहुल ने सोचा, क्या मैं यहां फिट हो पाऊंगा? लोग मुझे देख हंसेंगे तो नहीं? लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ किया और कहा, नहीं, यहां मैं सिर्फ अपने माता पिता का सपना पूरा करने आया हूं। चाहे लोग हंसें या टोकें, मैं यहां पढ़ने आया हूं। कॉलेज के पहले हफ्ते राहुल अपने संसार में खोया रहा।
जब बाकी छात्र कैंटीन में बैठकर गाने गाते, हंसी मजाक करते, तब वह लाइब्रेरी में किताबों के बीच समय बिताता। उसके कपड़े गांव वाले दर्जी की सिलाई के थे, सीधे सादे। दूसरे लड़के जहां चमकदार शर्ट्स, ब्रांडेड जीन्स पहनते थे, वहां राहुल अपनी पुरानी घिसी हुई बैग और चप्पलों में भी संतुष्ट था। कई बार उसे लगता कि वह यहां अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन तभी भाग्य ने उसे प्रिया से मिलवाया। कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा था। राहुल अपनी किताबों के बीच खोया बैठा था कि तभी अचानक किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है क्या? राहुल ने किताब से नजर उठाई। सामने खड़ी थी एक लड़की, मानो सुबह की धूप की तरह चमकती हुई। उसकी नीली ड्रेस, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराते होंठ, सब कुछ इतना आकर्षक कि राहुल पल भर के लिए सब भूल गया। राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, सीट खाली है। लड़की ने बैठते हुए हाथ बढ़ाया। हाय, मैं प्रिया। राहुल ने धीरे से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं राहुल। उस पल का असर इतना गहरा था कि राहुल के दिल की धड़कनें बड़ी देर तक शांत नहीं हुई। सेमिनार खत्म होने के बाद प्रिया ने बातचीत शुरू की। वह बेहद आत्मविश्वासी थी। तुम बहुत शांत से लगते हो राहुल, हर समय किताबों में डूबे रहते हो क्या? राहुल हंसते हुए बोला, हाँ, पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। प्रिया हंस पड़ी। इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसे लड़के कम मिलते हैं। सबको फालतू बातें करनी होती हैं, पार्टी करनी होती है। उस दिन से राहुल और प्रिया की बातें शुरू हुईं। पहले यह बातें लाइब्रेरी और क्लास तक सीमित थीं। धीरे धीरे वे कैंटीन तक पहुंचीं और कुछ ही दिनों में राहुल की दुनिया बदल गई। अब राहुल क्लास से सीधे लाइब्रेरी नहीं जाता था। वह प्रिया का इंतजार करता, उसके साथ कैंटीन में समय बिताता। पढ़ाई के बीच से अचानक उसे आज़ादी और मस्ती की खुशबू आने लगी। पहली बार राहुल को लगा कि जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। उसके मन में एक नई भावना जन्म ले चुकी थी, प्यार। लेकिन राहुल का स्वभाव मासूम था। उसे यह समझ में नहीं आता था कि प्यार सिर्फ आकर्षण भी हो सकता है या दिखावा भी। उसके लिए प्रिया वाकई उसका संसार बनने लगी थी। प्रिया हर मामले में राहुल के विपरीत थी। जहां राहुल सादा, शांत और संकोची था, वहां प्रिया खुले विचारों वाली, आधुनिक और महत्वाकांक्षी थी। वह कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की मानी जाती थी। महंगे कपड़े पहनना, दोस्तों के बीच रहना, शॉपिंग करना, ये सब उसकी आदतें थीं। लेकिन किसी वजह से उसे राहुल की सादगी आकर्षित करने लगी थी। वह अक्सर कहती, राहुल, तुम सबसे अलग हो। तुम में एक साफ दिल है और यही मुझे अच्छा लगता है। राहुल सुनकर भीतर से फूल जाता और सोचता, अगर प्रिया जैसी लड़की मुझे समझ सकती है तो मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों की मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने लगीं। कभी वे कैंटीन में एक ही प्लेट में समोसे खाते, कभी कॉलेज की गार्डन बेंच पर बैठकर घंटों बातें करते। राहुल पहली बार खुशियों का नया आसमान महसूस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली। अब उसके लिए बस एक ही रिश्ता मायने रखता था, प्रिया। हालांकि उसके दोस्त चिंतित थे। रवि ने एक दिन कहा, राहुल, ध्यान रखना, तू इस मोहब्बत में खो मत जाना। तेरा असली मकसद तेरी पढ़ाई है। लेकिन राहुल हंसकर टाल देता, तू फालतू में ही परेशान हो रहा है, मैं सब संभाल लूंगा। धीरे धीरे प्रिया ने अपनी असली फितरत दिखाना शुरू की। वह अक्सर कहती, राहुल, मुझे नया ड्रेस चाहिए, चलो आज उस मॉल में चलते हैं। राहुल, मुझे कब तक यही छोटे मोटे गिफ्ट्स दोगे? राहुल गरीब था। उसके पास महीने का खर्च अपने माता पिता से आता था, जिसमें वह मुश्किल से अपना गुजारा करता था। लेकिन प्रिया को खुश करने के लिए उसने अपनी पूरी बचत खर्चनी शुरू कर दी। उसकी जेब खाली होती तो दोस्तों से उधार लेता, और जब उधार भी चुकाना मुश्किल हो गया तो माँ बाप से झूठ बोलने लगा कि सिलेबस की किताबें खरीदनी हैं, नोट्स चाहिए। राहुल धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता जा रहा था। जहाँ पहले वह क्लास में सबसे आगे जवाब देता था, अब पिछड़ने लगा था। प्रोफेसर अक्सर कहते, राहुल, हम तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, तुम बदल क्यों गए हो? लेकिन राहुल सुनता नहीं। उसकी आंखों पर अब मोहब्बत का पर्दा पड़ चुका था। राहुल का मानना था कि प्रिया ही उसकी दुनिया है। वह दिन रात सोचता, अगर मुझे प्रिया मिल गई है तो अब बाकी सबकी परवाह किसे करनी है। लेकिन यह सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी।
पहले वातावरण छोटा बदलाव करता है और फिर धीरे धीरे वह जीवन को निगलने लगता है। प्रिया की छोटी छोटी मांगें अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थीं। जहां पहले समोसे और कॉफी के बिल तक ही बातें रहतीं, अब उसने शॉपिंग मॉल, महंगे रेस्टोरेंट, गिफ्ट्स और लेटेस्ट गैजेट्स मांगना शुरू कर दिया था। राहुल, जो अपने गांव से साधारण माहौल में आया था, पहली बार इस तरह की चमक दमक देख रहा था और उसे लगा शायद यही आधुनिक जीवन है जिसे पाने के लिए सब संघर्ष करते हैं। राहुल के पास उसके पिता हर महीने 1500 से 2000 रुपये भेजते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। उस पैसे से उसे खाना, किताबें और रहने का खर्चा निकालना होता। लेकिन अब वह पैसे प्रिया पर खर्च होने लगे। पहले तो हालात संभाले जा सकते थे, लेकिन जल्द ही उसकी बचत खत्म हो गई। फिर उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने शुरू किए। जब दोस्तों ने सवाल किया, इतना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो राहुल हंसकर टाल देता, प्रोजेक्ट का खर्च है। जब दोस्त बार बार टोकने लगे तो उसने उनसे भी दूरी बना ली। राहुल पहले उत्कृष्ट छात्र था, क्लास में सबसे आगे बैठता, सवालों के जवाब देता और प्रोफेसरों का चहेता था। अब वह कक्षाओं से गायब रहने लगा, कभी प्रिया के साथ शॉपिंग में, कभी कॉल पर देर रात बातें करते हुए और अक्सर उसकी खुशी के लिए महंगे जगहों पर। क्लास टेस्ट में जब उसने लगातार 2 बार बहुत कम अंक पाए तो प्रोफेसर ने उसे बुलाकर कहा, राहुल, हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम कॉलेज में टॉपर बनोगे, पर यह क्या हो रहा है? राहुल सर झुकाकर चुप रह गया। अंदर से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाहर वह फिर भी वही कर रहा था जो प्रिया कहती थी। रवि, उसका बचपन का सच्चा दोस्त, सबसे चिंतित था। एक दिन उसने राहुल को रोका। राहुल सुन, मैं तुझे दुश्मनी में नहीं बल्कि दोस्ती में कह रहा हूं। प्रिया तुझसे प्यार नहीं करती, वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। राहुल ने गुस्से से उसकी बात काट दी। बस करो रवि, तुम लोग प्रिया को समझते ही नहीं। वो मुझसे प्यार करती है, तुम लोग मुझसे जलते हो। रवि ने निराश होकर सिर झुका लिया। उसने सोचा, जब तक राहुल खुद नहीं टूटेगा तब तक उसे सच्चाई समझ नहीं आएगी। अब राहुल का अपराध बोध बढ़ रहा था, लेकिन मोहब्बत का डर उससे बड़ी चीज बन चुका था। जब भी प्रिया मांग करती, वह तुरंत अपने पिता को फोन करता, पापा, एक बहुत जरूरी किताब चाहिए, फीस बढ़ गई है, कॉलेज ट्रिप है। पिता चाहे मुश्किल में हो लेकिन कभी मना नहीं करते। माँ को जब भी शक होता और वह पूछती, बेटा इतना खर्च क्यों बढ़ गया है, तो राहुल झल्ला कर कह देता, माँ, आप लोग समझते क्यों नहीं, शहर में खर्च ज्यादा होता है। माँ चुप हो जाती। प्रिया अब राहुल को खुलकर ताने मारती, देखो मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स सब गिफ्ट देते हैं, कहीं ले जाते हैं, तुम कब तक सिर्फ बातें करोगे? अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकते तो मैं यहां क्यों हूं? राहुल को डर था, अगर प्रिया चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। तो उसने झूठ पे झूठ बोलकर और कर्ज लेकर भी उसकी मांगें पूरी करनी जारी रखीं। धीरे धीरे उसने अपने आप को खो दिया था। एक दिन प्रिया ने साफ शब्दों में कहा, राहुल, मुझे नया मोबाइल चाहिए, अगर दे सकते हो तो रहो, वरना यह रिश्ता यहीं खत्म। राहुल के पास पैसे नहीं थे। वह रो पड़ा, प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। मैंने दोस्तों को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, यहां तक कि माँ बाप से भी झूठ बोला। प्रिया ठंडी हंसी हंसकर बोली, मुझे ये सब नहीं सुनना। और उसी पल उसने राहुल का हाथ झटक दिया और चली गई। राहुल अब सच में अकेला था। उसके पास दोस्त नहीं, प्रिया नहीं और न ही आत्मसम्मान। पढ़ाई चौपट, कर्ज पहाड़ की तरह और माँ बाप के सामने झूठ का बोझ। वह देर रात कमरे में बैठा, अब मैं किसके लिए जीऊं? जो मेरे लिए सब कुछ थी वह भी मुझे छोड़ गई। वह आईने में खुद को देखता और हर दिन सवाल करता, क्या यही मैं हूं? वही राहुल जिस पर पूरे गांव ने उम्मीद लगाई थी। कई दिनों से राहुल ने ठीक से खाया भी नहीं, चोरी छिपे आंसू बहाता, सुबह तक जागता और थका हारा धूप में सो जाता। माँ बार बार फोन करती, बेटा तू ठीक है? आवाज क्यों बुझी बुझी लग रही है? राहुल जबरन मुस्कुराते हुए कहता, सब ठीक है माँ, बस थोड़ा पढ़ाई का दबाव है। पर अंदर से वह अब लगभग टूट चुका था। राहुल पूरी तरह अकेला हो चुका था। वो लड़का जिसकी आंखों में कभी रोशनी और सपनों का समुद्र हुआ करता था, आज अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे बंद, कमरा बिखरा हुआ, किताबों पर धूल जमी हुई।
जहां कभी वह रात रात भर पड़ता था, अब वहां टूटी हुई शराब की बोतलें और पुराने रिसीट्स पड़े थे। आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या ये वही राहुल है जिसके लिए पापा ने घर गिरवी रखा और माँ ने अपने गहने बेच दिए? अंदर से अपराध बोध जहर की तरह उसे खा रहा था। उसका दिल कहता था, अब और नहीं सह सकता। एक ठंडी शाम को राहुल आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकला। कई दिनों से उसके भीतर ख्याल चल रहा था, मर जाना ही इस दर्द से छुटकारा है। वह धीरे धीरे शहर की सुनसान गलियों से होते हुए पुराने पुल पर पहुंच गया। नीचे नदी का पानी काले अंधेरे में गूंज रहा था। आसमान में चांद बादलों में छुप रहा था और चारों तरफ अजीब सी उदासी पसरी थी। राहुल रेलिंग के पास खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब और नहीं, यही आखिरी वक्त है। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूम गईं। मां की चेहरे की मुस्कान, पिता का सपना और गांव का छोटा सा घर, सब मानो अंतिम विदाई दे रहे हों। और तभी जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राहुल चौंक कर मुड़ा। उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, साधारण कपड़े, पर आंखों में गहरी असीम शांति। आवाज धीमी लेकिन बेहद गहरी, बेटा कहाँ जा रहा है? राहुल टूटे स्वर में बोला, मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने सब खो दिया है, मेरे जीने का अब कोई हक नहीं बचा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये सोच गलत है। हार कर भाग जाना आसान है, पर सच्चा इंसान वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा हो। राहुल रोते हुए बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने माँ बाप से झूठ बोला, पढ़ाई छोड़ी, दोस्तों को खोया और जिस लड़की के लिए सब किया वही मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास जीने के लिए एक भी वजह नहीं है। बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीमे से बोला, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वह है श्याम बाबा का दरबार। जैसे ही उस आदमी ने यह कहा, राहुल के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा चल पड़ी। चांद बादलों के पीछे से निकलकर पूरे पुल को रोशन करने लगा। राहुल महसूस कर रहा था मानो किसी ने उसके सीने से वर्षों का बोझ एक झटके में उतार दिया हो। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कौन हैं आप? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े बाबा ने बस मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और बोले, जिसे तू आज तक ढूंढ रहा था वही तेरे सामने खड़ा है। जितना विश्वास तुझे प्रिया पर था, अगर उतना विश्वास तू मुझ पर करता तो ये हाल कभी ना होता। और उसी क्षण राहुल को समझ आ गया, ये कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि स्वयं खाटू श्याम बाबा हैं। राहुल घुटनों पर गिर पड़ा। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने अज्ञानता में सब खो दिया, पर अब जीवन की राह आपको सौंपता हूं। बस मुझे एक बार और मौका दे दीजिए। बाबा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उठ बेटा, जब विश्वास सच्चा हो तब श्याम कभी अकेला नहीं छोड़ते। तेरी राह अब बदल चुकी है। कल से तुझे नया काम और नई मंजिल मिलेगी। बस मेहनत करना और सच्चाई से जीना। राहुल रोता रहा, बाबा के चरण पकड़कर बैठा रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि उसका हाथ खाली है। वह उठा और चारों तरफ देखने लगा। पुल पर अब कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और चमकता चांद। राहुल का दिल गवाही दे रहा था, ये कोई और नहीं, स्वयं मेरे श्याम बाबा थे, जिन्होंने आज मुझे जीवनदायिनी सीख दी। उस रात राहुल पहली बार निश्चिंत होकर सोया। कई दिनों बाद उसे लगा कि उसके भीतर जीने की चाह फिर से जाग रही है। सुबह उठते ही उसने प्रण लिया, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, न भागूंगा। मैं मेहनत करके खुद को और अपने माँ बाप की उम्मीदों को दोबारा उठाऊंगा। मेरे बाबा श्याम मेरे साथ हैं। जैसा बाबा ने कहा था, उसी दिन उसे पहली मदद मिल गई। पड़ोस के छोटे से ढाबे के मालिक ने अचानक उसे बुलाया और कहा, बेटा मुझे एक ईमानदार लड़के की तलाश थी। तू पढ़ाई भी कर सकता है और साथ में ढाबे का काम भी संभाल सकता है। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? राहुल की आंखें भर आईं। उसे तुरंत बाबा के शब्द याद आए, कल से तुझे नया काम मिलेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ अंकल, यही तो मुझे चाहिए। मुझे जीवन में फिर से उठना है। उस रात राहुल ने ढाबे की टेबलें साफ कीं, बर्तन धोए और ग्राहकों को खाना परोसा। लोग सोचते
कल तक जो पढ़ाई में टॉपर था आज ढाबे में काम कर रहा है। लेकिन राहुल के चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि शांति थी। उसे पता था कि यह सिर्फ अस्थायी है, असली लक्ष्य तो आगे है। सुबह से दोपहर तक ढाबा और फिर रात तक कमरे की मध्यम रोशनी में किताबें। वह कई बार इतना थक जाता कि किताब पर सिर रखकर ही सो जाता, लेकिन जागते ही बाबा का नाम लेकर फिर मेहनत में जुट जाता। धीरे धीरे ढाबे के मालिक भी उसकी लगन देखकर हैरान रह गए। वह अकाउंट बुक संभालता, हिसाब करता, ग्राहकों से शांति से पेश आता। वे कहते, बेटा तेरे जैसे ईमानदार लड़के अब नहीं मिलते। राहुल को आत्मविश्वास मिलने लगा था। अब हर दिन की शुरुआत उसके लिए बाबा श्याम को याद करके होती और उसका हर काम उन्हीं के नाम से जुड़ गया। कुछ महीनों बाद में परीक्षा का समय आया। राहुल अब तैयार था। वह परीक्षा में बैठा और अपने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखा। जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। राहुल, वही लड़का जो गिर चुका था, अब फिर से टॉपर बनकर खड़ा था। उसके दोस्त जो पहले उससे दूर हो चुके थे बोले, यार राहुल, तूने तो कमाल कर दिया। सच कहूं, हमने सोचा था कि तेरी लाइफ तो खत्म है। राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं, जब बाबा साथ में हैं तो इतनी जल्दी सब कैसे खत्म हो सकता है। फिर उसने माँ बाप को फोन किया। जब माँ ने सुना कि राहुल ने फिर से टॉप किया है तो उनकी आंखें नम हो गईं। पिता ने भावुक होकर कहा, बेटा तूने हमारा सिर फिर से ऊंचा कर दिया। यही वो राहुल है जिस पर हमें गर्व है। अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव से शहर तक सफर करने वाला ये लड़का अब एक सम्मानित इंजीनियर बन चुका था। पहली सैलरी हाथ में लेते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं, ये बाबा श्याम का करुणा प्रसाद है। उसने सबसे पहला काम किया, अपने माता पिता के लिए नया घर खरीदना। वह उन्हें गांव से शहर ले आया और जब माँ ने पहली बार घर देखा तो बोली, बेटा तूने हमारे सपनों का मंदिर खड़ा कर ही दिया। राहुल अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वह अपने अनुभवों से अनगिनत लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह अक्सर कॉलेज और संस्थानों में जाकर छात्रों से कहता, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, असली ताकत है गिरकर उठ जाना। और याद रखना, अगर तुम्हारा साथ सब छोड़ जाए तो भी एक है जो कभी नहीं छोड़ता, वो है हमारे खाटू श्याम बाबा। हर साल राहुल खाटू धाम जाता। लाखों श्रद्धालुओं के बीच खड़ा होकर जब वह बाबा के दरबार में झुकता तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वह मन ही मन कहता, बाबा अगर आप उस रात नहीं आते तो आज मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। मेरे हर श्वास, हर उपलब्धि का श्रेय आप ही को है। जिंदगी में चाहे जितनी भी गलतियां हो जाएं, अगर सच्चा पश्चाताप और मेहनत है तो नया जीवन हमेशा संभव है। जब इंसान अपने अहंकार और भ्रम को त्याग देता है तभी भगवान उसे उठाते हैं। बाबा श्याम सिर्फ चमत्कार से नहीं बल्कि विश्वास और आत्मबल जगाकर हमें बचाते हैं। तो दोस्तों, यह थी राहुल की पूरी कहानी। गांव का साधारण लड़का, मोहब्बत के धोखे में सब कुछ गंवा देने वाला, मौत के मुहाने तक पहुंच जाने वाला, लेकिन फिर बाबा श्याम के आशीर्वाद से नई जिंदगी हासिल करने वाला। आज राहुल हजारों युवाओं के लिए आदर्श है। उसका जीवन यही कहता है, कभी हार मत मानो। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब खाटू श्याम का दरवाजा हमेशा खुला मिलता है। अगर राहुल की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी जिंदगी में इस समय अंधेरा है। शायद यह कहानी उनके लिए नई सुबह बन जाए।